हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है। सेकंड बुक से चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर में से, और इमरजेंसी वाला ये चैप्टर है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक टॉपिक कराऊंगा, और सारे टॉपिक में से जहां जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है, ये सारे के सारे टॉपिक हैं इस साल, और हमें ये सारे टॉपिक करने हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और वेबसाइट हमारी गूगल पे है, आपको मिल जाएगी। गूगल पे जाके आपको eklavyastudypoint.com सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से हमारी वेबसाइट आएगी, और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करना है, और यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, तो आप यहाँ से PDF को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला जो हमारा कुछ इंट्रोडक्शन के साथ ले चलेंगे। ठीक है, अगर आपने लास्ट चैप्टर की वीडियो को बहुत ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा कि हुआ क्या था। 1967 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को धक्का लगा था। धक्का लगने का मतलब है उसकी जो वोट परसेंटेज है वो भी कम हो गया था, उसकी सीटें भी कम हो गई थी। ठीक है, केंद्र में तो जैसे तैसे करके कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचा लिया था, लेकिन 9 राज्यों से उसकी सरकार चली गई थी। इतना हमने पढ़ा था लास्ट में। फिर हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि उसके बाद अगला जो चुनाव होता है 1971 में, उसमें इंदिरा गांधी जो थी पार्टी टूट जाती है 2 हिस्सों में। इंदिरा गांधी वाली पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतती है। ठीक है, ये हमने समझा था, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 1967 के बाद 1971 के जो चुनाव होते हैं वहां पे कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जीती है। अब कांग्रेस का मतलब यहाँ पे कौन सी कांग्रेस है? कांग्रेस आर, यानी कि इंदिरा वाली कांग्रेस। ठीक है, इस समय इंदिरा गांधी जो थी एक कद्दावर नेता बनकर उभरी, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना ली थी कि अब उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था देश में। इस दौर में दलगत राजनीति जो थी वो बहुत तीखी हो चुकी थी और ध्रुवीकृत हो चुकी थी, यानी कि जो नेता थे ना, अलग अलग पार्टी हो गए, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। इस लेवल की राजनीति हो गई थी, खुला उल्टा सीधा बोला जाता था। ठीक है, राजनीति बिल्कुल ध्रुवीकृत हो चुकी थी। न्यायपालिका और सरकार के बीच में भी हमको टकराव देखने को मिलता है। तो न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव पे 2 या 3 पॉइंट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वहां पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार की कई पहलकदमियों पे, यानी सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ माना। तो इसलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी कुछ विवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। कांग्रेस का मानना था कि सरकार सही काम कर रही है, लेकिन अदालत जो है यानी कि जो न्यायपालिका है उसका रवैया ठीक नहीं है। सरकार ऐसा कहना चाह रही है कि न्यायपालिका जो है गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली नीति को, उसमें कहीं ना कहीं रोड़े अटका रही है। ठीक है, उसमें रुकावटें डाल रही है। ये किसका कहना था? ये सरकार का कहना था, यानी न्यायपालिका को बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। अब चलिए, इतना इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में विवाद हो रहा है। ठीक है, आगे इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ आर्थिक समस्याएं भी हो गई थी जिसके कारण कुछ आंदोलन हुए थे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक संदर्भ समझते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, किसने? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। 1971-72 के बाद भी आर्थिक दशा जो था उसमें कोई बदलाव, कोई सुधार नहीं देखने को मिला। बांग्लादेश संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा बुरा असर पड़ा था, क्योंकि 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए थे जिनका बोझ भी हमको ही ढोना था। पाकिस्तान से युद्ध भी हो गया था, युद्ध के बाद अमेरिका ने भी भारत की मदद करनी बंद कर दी थी। कहीं ना कहीं भारत में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा था। ठीक है, तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई थी। अब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, तो 1973 में अगर हम महंगाई की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, तो ये 23% बढ़ चुकी थी। और 1974 में अगर हम देखें तो ये 30% जो महंगाई है वो बढ़ चुकी थी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी रोक दी गई थी, उनका वेतन रोक दिया गया था, पैसा नहीं था सरकार के पास। मॉनसून असफल रहा जिसके कारण सूखा पड़ गया देश में। अब जब सूखा पड़ा तो कहीं ना कहीं कृषि पैदावार में गिरावट हो गई, खाद्यान्न संकट हो गया। इतनी सारी समस्याएं हो गई थी इस काल में, इस दौर में। जब इतनी सारी समस्याएं हुई तो फिर उसके बाद क्या हुआ हमको ये भी देखना है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको।
इसी अवधि में कुछ ऐसे ग्रुप थे जो सामने आए जो संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, यानी जो संसद और सरकार में विश्वास नहीं रखते, ऐसे जो ग्रुप थे वो एक्टिव हो गए। और ये वही ग्रुप थे जिसको हम कहते हैं वामपंथी। ठीक है, ये वही वामपंथी थे। इन्होंने क्या करा, किसानों को मजदूरों को भड़काना शुरू करा और देश में उनको नक्सलवादी बनाया और देश में कहीं ना कहीं आतंक का माहौल हो गया था। आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हटाने के लिए हथियार उठा लिए। ठीक है, यानी कि इन्होंने कुछ ऐसे मतलब खुद तो हथियार उठाए और साथ में गरीबों मजदूरों को भी अपने साथ ले लिया पूंजीवादी व्यवस्था को हटाने के लिए। ये समूह जो है इसको मार्क्सवादी कहा जाता है, इनको लेनिनवादी भी कहा जाता है क्योंकि लेनिन के विचार को मानते हैं, मार्क्स के विचार को मानते हैं। ये माओवादी इनको कहा जाता है। इनको भारत में देखें तो नक्सलवादी कहा जाता है, नेपाल में इनको माओवादी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब इन्हीं के नाम हैं और ये वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इनको वामपंथी कम्युनिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये समूह जो थे ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा एक्टिव थे। पश्चिम बंगाल से ही ये नक्सलवाद की शुरुआत होती है। पश्चिम बंगाल में एक नक्सल बाड़ी नाम का एक गांव था, वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, वहाँ पे इन लोगों को इन्होंने भड़काया था और ये सरकार के खिलाफ हो गए और इन्होंने हथियार उठा लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये नक्सलवादी आंदोलन शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में फैल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोटेस्ट की, यानी कि आंदोलन की। तो क्या होता है कि देखिए, गुजरात और बिहार के जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, एक आंदोलन शुरू करा जो कि 1974 का आंदोलन है, ये आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, दोनों जगह सरकार थी कांग्रेस की। इन सरकार के खिलाफ क्या करा, स्टूडेंट ने इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसको समझिए। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात में जो स्टूडेंट थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने खाद्यान्न और खाद्य तेल और जो अन्य वस्तुओं की जो कीमत बहुत बढ़ गई थी इसके खिलाफ और जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, कहाँ के स्टूडेंट थे, गुजरात के स्टूडेंट। ठीक है, 1974 के जनवरी माह में आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो थी वो शामिल हो गई, क्योंकि जब स्टूडेंट का आंदोलन था बड़े लेवल पे ये आंदोलन हो रहा था, तो जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लगा कि भाई इंदिरा को सत्ता से हटाने का ये एक अच्छा मौका है, इनको हम क्या करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो इन्होंने इनको स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर दिया। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर क्या होता है, जो विपक्षी दल थे, जितने भी अपोजिशन की पार्टियां थी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई दोबारा से चुनाव करवाओ। ठीक है, दोबारा चुनाव कराओ, उन्होंने मांग कर दी। मोरारजी देसाई ने तो ये भी कह दिया कि अगर चुनाव दोबारा नहीं करवाओगे ना तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा और मैं आमरण अनशन करूंगा। ठीक है, जब तक आप चुनाव नहीं करवाओगे तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा। मोरारजी देसाई भी एक बड़ा नाम था उस समय में। तो ऐसे में सरकार पे दबाव बना, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट हो गए, पूरी की पूरा अपोजिशन हो गया, सबका दबाव था सरकार पे। तो सरकार ने क्या करा, 1975 में चुनाव करवा दिए। अब जैसे ही चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई, यानी कि गुजरात में कांग्रेस हार गई। याद रखना, गुजरात का जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने गुजरात राज्य में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया दोबारा चुनाव करवा के। सिंपल है। अब देखो, ये आंदोलन यहाँ पे तो सफल रहा। अब यही आंदोलन जो है ये गुजरात के बाद पहुंच जाता है बिहार में। बिहार में भी ऐसा ही आंदोलन शुरू हो जाता है। तो बिहार में भी स्टूडेंट का एक आंदोलन शुरू होता है। यहाँ पे शुरू होता है मार्च महीने में। ठीक है, बिहार में स्टूडेंटों ने आंदोलन छेड़ दिया। यहाँ पे भी मुद्दा वही था, कीमतें बढ़ रही थी, खाद्यान्न संकट था, देश में बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, इसीलिए स्टूडेंट एकजुट हो गए। और इन्होंने उस समय जो समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण, जिसको हम शॉर्ट में जेपी कहते हैं, जेपी नारायण, इनको इन्होंने निमंत्रण भेजा। अब जेपी नारायण जो थे वो इस समय समाज सेवी बन चुके थे और जो एक्टिव राजनीति होती है, यानी राजनीति में ये एक्टिव नहीं थे, अब ये समाज सुधारक के रूप में थे। एक समय ये गांधी जी के साथ रहे हैं। ठीक है, आंदोलनों में शामिल हुए हैं और देश की राजनीति में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा था जेपी नारायण। तो ये राजनीति छोड़ चुके थे अब, लेकिन इनको स्टूडेंट ने बुलाया है। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, जो स्टूडेंट का जो इनविटेशन था, निमंत्रण था, उसको एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम आपके आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब समझिए क्या होता है, यहाँ से होती है राजनीति बिल्कुल डिफरेंट। अब जयप्रकाश नारायण तो
शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रख दी। उन्होंने शर्त ये रखी कि आंदोलन तो हम करेंगे, लेकिन आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा, लड़ाई झगड़ा, दंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्व होगा और किसी भी प्रकार के उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है, मान लेते हैं। फिर ये आंदोलन, दूसरी शर्त ये रखी कि आंदोलन केवल बिहार तक नहीं रहेगा, यानी क्योंकि बिहार से हो रहे हैं आंदोलन, पहले गुजरात में हो चुका है। उन्होंने बोला बिहार तक नहीं, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यानी कि देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंचाएंगे, दिल्ली में भी लेकर चलेंगे। तो जीवन के हर क्षेत्र के जो लोग थे वो इस आंदोलन में आकर जुड़ गए। देखिए, जो जेपी नारायण है ना, वो बहुत बड़ा नाम है, याद रखना। भारत की राजनीति में जयप्रकाश नारायण जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता थे। इंदिरा के विकल्प के रूप में लोग जेपी को देखते थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात कर दी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, पेपर में आता है, तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने रेलवे के कर्मचारियों से बोल दिया कि आप भी आइए, हमारी आंदोलन में शामिल हो जाइए। अगर रेलवे के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा देश में। सोचिए, अगर रेलवे के कर्मचारी इसमें शामिल हो गए, रेल चलनी बंद हो गई, तो देश का जो डेली का जो काम काज है वो ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब इस चीज को लेकर इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो बहुत टेंशन में आ रही थी, क्योंकि जेपी जो थे वो रुकने वाले तो थे नहीं। फिर 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। ये संसद मार्च यानी दिल्ली भी गए और इन्होंने इसका नेतृत्व किया, और इनके साथ देश की राजधानी जो है यहाँ पर एक बड़ी रैली की गई। अब सोचिए कि उस समय में दिल्ली का जो रामलीला मैदान है उसमें इतनी बड़ी भीड़ आई थी, इतने ज़्यादा लोग आए थे कि पूरा जो रामलीला मैदान है बहुत बड़ा है, अगर आपने कभी देखा हो तो पूरा रामलीला मैदान जो था वो भरा हुआ था। मतलब आज तक इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी और इतनी बड़ी जनसंख्या कभी आई नहीं थी किसी रैली में। तो जयप्रकाश नारायण को विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिल गया, क्योंकि विपक्ष जो होता है, चाहे आज का विपक्ष हो, चाहे उस समय का विपक्ष हो या कभी का, विपक्ष हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार रहता है। वो हमेशा देखता है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसमें सरकार को घेरने का मौका मिले। तो विपक्षी जो पार्टियां थी उनको तो मौका मिल गया था भाई। जेपी नारायण के साथ पूरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ साथ सभी वर्ग के लोग जेपी नारायण के साथ हैं। उन्होंने बोला हम भी आपके साथ हैं, इंदिरा को हटाना है। ठीक है, तो आंदोलन जो हुआ था ना, इतनी भीड़ थी उसमें, इतनी भीड़ थी कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। जयप्रकाश नारायण जो थे, इनको किसका समर्थन मिलता है, इनको समर्थन मिलता है भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ का, और जनसंघ ही बाद में क्या बन गई, बीजेपी। ठीक है, और देखो कांग्रेस ओ कौन सी, सिंडिकेट वाली। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कांग्रेस टूट गई थी, दो गुट बन गए थे, एक तो सिंडिकेट था, दूसरा इंदिरा गांधी वाला था। तो जो सिंडिकेट वाला कांग्रेस है वो इसमें आ गया। जनता, अब यहाँ पे जनता में सभी तरह के लोग, उसमें स्टूडेंट भी हैं, इसमें मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, हर तरह के लोग जो थे वो इसमें शामिल हो गए। ठीक है, फिर सोशलिस्ट पार्टी जो थी आचार्य नरेंद्र देव वाली, वो पार्टी भी इसमें शामिल हो गई। भारतीय लोकदल जो है इसने भी सपोर्ट कर दिया, यानी कि जेपी नारायण को कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है। सोचो, एक तरफ इंदिरा गांधी है, दूसरी तरफ जेपी नारायण है। इंदिरा गांधी के सब खिलाफ हो रहे हैं, जेपी नारायण के सब सपोर्ट में आ रहे हैं। तो सोचो कितना बड़ा जन समर्थन था। इन सभी पार्टियों ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि बस यही इकलौता आदमी है जो इंदिरा गांधी को हटा सकता है सत्ता से, और उसके विकल्प के रूप में इनको लगा। इन आंदोलनों को कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ माना गया था। ठीक है, देखिए टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहूंगा, यहाँ पे माना गया था। ठीक है, ये था। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक ना फैसला आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, यानी इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट होती है उसका कुछ ऐसा फैसला आ जाता है जो बहुत ही, मतलब आप ये कह लो कि बहुत ही खतरनाक फैसला था इंदिरा गांधी के लिए। इंदिरा गांधी के लिए बहुत नुकसानदायक फैसला था। इस फैसले में क्या हुआ इसको समझते हैं। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो था, इसके न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा। मैं आपको कहता हूं कि ये नाम आप याद रखना। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखना। जगमोहन लाल सिन्हा जो थे, ये जज थे। इन्होंने एक फैसला सुनाया था 12 जून 1975 को सुनाया था। किस दिन सुनाया था, 12 जून 1975 को। इन्होंने फैसला ये सुनाया कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है, जो लोकसभा के लिए वो सांसद बनी हुई है, वो अवैधानिक है, यानी कि वो गलत तरीके से हुआ है, वो इलीगल है। ठीक है,
ये फैसला समाजवादी नेता राजनारायण के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, ठीक है, उसके संज्ञान में ये लिया गया था। हुआ क्या था कि समाजवादी नेता थे राजनारायण, उन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने क्या करा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करा है चुनाव में, और ये तो बिल्कुल इलीगल है। अब जब कोर्ट ने देखा तो जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुना दिया। फैसला क्या सुनाया उन्होंने, ठीक है, याचिका में इस बात थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इस फैसले का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी, इन्होंने अवैधानिक बोल दिया। इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी अब सांसद तो रहेंगी नहीं, और सांसद जब नहीं रहता तो उसको 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव लड़ो, अगर जीत जाओगे तो बन जाओगे सांसद, नहीं जीते तो फिर हट जाओगे। तो इसका मतलब ये था कि अब वो प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो सांसद नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री कैसे रह पाएंगी, ये समस्या थी। तो ऐसे में क्या होता है, 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में जाता है यही मामला, ठीक है। इंदिरा जाती है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनती है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर थोड़ी सी रोक लगा देती है, आंशिक रोक, पूरी तरीके से रोक नहीं, आंशिक। इसमें क्या फैसला होता है कि जब तक इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इंदिरा गांधी सांसद रहेंगी। यानी जो एक तलवार लटक रही थी, सांसद नहीं रहेंगी, वो तलवार हट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक सुनवाई चल रही है हमारे यहाँ पे तब तक तो इंदिरा गांधी सांसद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त लगा के, लेकिन वे संसद के काम में भाग नहीं लेंगी। अब आप ये सोचो कि वो सांसद हैं लेकिन संसद के जो कार्य होते हैं उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगी, तो वो किस बात की सांसद हैं, आप समझिए। कुछ इस तरीके से आंशिक रोक जो थी वो लग चुकी थी, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, संकट जो था वो और ज्यादा गहराता जा रहा था। एक तरफ इंदिरा के साथ ये कोर्ट वाला मामला हो गया, दूसरी तरफ इंदिरा के साथ उसके सारे अपोजिशन वाले एक साथ हो रहे हैं, पूरे देश की जनता उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, तो उनकी स्थिति जो थी वो बहुत बेकार हो रही थी, ठीक है। तो संकट और सरकार, इसको समझिए। जयप्रकाश नारायण और अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे का दबाव बनाया। सबने ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, ठीक है। सभी दलों ने मिलकर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया, और आज तक दिल्ली में कभी भी इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पूरा रामलीला मैदान भर चुका था, इतने लोग आए थे जितने आज तक कभी किसी रैली में भी नहीं आए थे, ठीक है। जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग कर दी। पुलिस और सेना से भी इन्होंने आह्वान कर दिया कि वो भी सरकार की बातें ना माने और हमारे साथ हमारे आंदोलन में आ जाए। अब सोचो अगर पुलिस और सेना भी इनके साथ आ जाती है तो देश में क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते थे। सरकारी कर्मचारियों को भी कहा कि वे सरकार के खिलाफ आ जाएं, ठीक है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सब सरकार के खिलाफ आ जाए और अपने आंदोलन में शामिल हो जाए। इससे सरकारी कामकाज भी ठप हो जाने का खतरा हो रहा था। सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सरकार ने क्या करा, देश में इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, आपातकाल लगा दिया। हालांकि इन चीज़ों को लेके आपातकाल नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी की घोषणा के बाद सारी शक्तियां जो होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। अब केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, इनको कहा कि आपातकाल लागू कर दो, ठीक है। अब राष्ट्रपति को आदेश मिला प्रधानमंत्री से, तो इन्होंने तुरंत ही उद्घोषणा कर दी, तुरंत ही कह दिया कि ठीक है हम इमरजेंसी जो है उसको लागू कर देते हैं, ठीक है। अब समझिए 25 जून 1975 को सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। आधी रात के बाद अखबार के जो दफ्तर होते हैं उनकी बिजली काट दी गई। सुबह जो मंत्रिमंडल है उसको ये सूचना दी गई कि आपातकाल लग चुका है। विपक्षी नेता जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से आपातकाल लगवाया था, आपातकाल का ये तरीका नहीं होता है, ठीक है। आपातकाल, अब आप समझिए, आपातकाल लग चुका है, इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन उनकी कैबिनेट को सुबह पता लग रहा है कि ऐसा हो गया। कैबिनेट को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो कैबिनेट के साथ बैठकर चर्चा की जाती है,
ठीक है। उसके बाद कैबिनेट और सबकी मंजूरी लिखित में राष्ट्रपति के पास जाएगी, फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करके उसको लगाएगा, ठीक है। ये कुछ प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने सीधा राष्ट्रपति से कहा, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, कैबिनेट को तो पता ही नहीं है, उसको नेक्स्ट सुबह पता लग रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है। आपातकाल जब लग गया तो आपातकाल के क्या परिणाम हुए ये समझ लो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को याद करना है, ये आपके पेपर में आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखना, आपातकाल के क्या परिणाम हुए। तो जैसे ही देश में आपातकाल लगा, जो विरोध हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, जो आंदोलन हो रहा था, वो अचानक से रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि सारे जो नेता थे वो तो इन्होंने जेल में डाल दिए। अब जब नेता ही नहीं बचे तो जनता कैसे आंदोलन करेगी, ठीक है। हड़ताल के ऊपर रोक लगा दी, ये बोल दिया गया कोई भी हड़ताल नहीं करेगा, अगर कोई हड़ताल करता पाया गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रेस यानी कि जो मीडिया होती है उस पर भी रोक लगा दी गई। निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। निवारक नजरबंदी क्या होता है? इसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली किसी को कब गिरफ्तार किया जाता है? जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा तब उसको पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं करा, क्या तब भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? यस, कर सकती है। कब कर सकती है? निवारक नजरबंदी के तहत कर सकती है। पुलिस तब किसी को गिरफ्तार कर सकती है जब पुलिस को ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति हो सकता है आज कुछ ना कर रहा हो लेकिन आने वाले समय में कुछ गलत कर दे। जैसे मान लो पुलिस को खबर लगी कि भाई फलानी जगह में बम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब पुलिस ये थोड़ी वेट करेगी कि भाई बम बना के फोड़ देगा 2-4 बम तब जाके हम उनको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस को पता लगेगी तो डायरेक्ट ही जाके गिरफ्तार कर लेगी, उसकी जांच करेगी। तो इसी को कहा जाता है निवारक नजरबंदी। इसका खूब इस्तेमाल किया गया, सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, ठीक है। आरएसएस जो संगठन है और जमाते इस्लामी जो संगठन है इसको बैन कर दिया गया और मौलिक अधिकार भी कहीं ना कहीं निष्प्रभावी हो गए। अब आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। जैसे मान लो किसी को गिरफ्तार किया गया, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता सरकार के खिलाफ। तो ये थे आपातकाल के परिणाम। सिंपल पॉइंट है, आराम से इसको समझिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। आगे बात करते हैं आपातकाल के विरोध की। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे जो न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, इन्होंने प्रेस सेंसरशिप का विरोध करा, क्योंकि प्रेस पे थोड़ी तुम बैन लगा सकते हो, मीडिया को थोड़ी रोक सकते हो, लेकिन इन्होंने उसको भी बैन कर दिया। सेमिनार ऑन मेन स्ट्रीम जैसी जो मैगजीन थी ये तो बंदी हो गई उस समय। लेखक थे शिवराम कारंत और फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने भी लोकतंत्र के दमन के खिलाफ, इनको जो अवार्ड मिले हुए थे, जो पदवी मिली हुई थी, तो इन्होंने भी अपने अवार्ड को वापस कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपने अवार्ड को वापस कर दिया, इन्होंने विरोध किया, मतलब ये इनका विरोध का तरीका था। इमरजेंसी का इस तरीके से विरोध किया जा रहा था। अब बात कर लेते हैं कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल के समय में क्या विवाद है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के लिए संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को अदालत में कोई चुनौती ही नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो ये था इंदिरा गांधी के समय में। अब आज के समय में देखते हो ना आप, जैसे कि आज के समय में जो सरकार है उसके खिलाफ होते हैं, बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र ये हो गया वो हो गया। आप देखते हो ऐसा आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन असली खतरे में तो तब आया था लोकतंत्र जब खुलेआम पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। ऐसा मतलब इलाहाबाद के जो कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए सरकार ने संविधान में ही संशोधन कर दिया। उन्होंने बोला कि अब तो कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद को चुनौती ही नहीं दे सकता। इसे बोलते हैं लोकतंत्र में खतरा। आगे देखो, आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन हुआ और इस समय सारे विपक्षी नेता जेल में थे। इंदिरा ने खुद ही करवा दिया सारा, ठीक है। इस संशोधन के जरिए संविधान में बहुत सारे हिस्सों में बदलाव हुआ और ये सबसे विवादित संशोधन माना जाता है हमारे संविधान में। इसी दौरान विधायिका के कार्यकाल को भी इन्होंने 5 साल से बढ़ा दिया था और 6 साल कर दिया था, ठीक है। तो ये भी इन्होंने करा था संशोधन के जरिए। अगला है शाह जांच आयोग। आपके पेपर में ना यहां से क्वेश्चन आता है, मैं आपको कह रहा हूं कि इसे थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, यहां से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शाह जांच आयोग किस लिए बनाया गया था? देखो, जब इंदिरा गांधी
ने इमरजेंसी लगाई, 18 महीने तक आपातकाल चला, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई और दूसरी सरकार आई जिसको कहा जाता है जनता पार्टी की सरकार। क्या कहा जाता है? जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार ने मई 1977 में शाह जांच आयोग बिठाया, गठन किया। किस लिए किया था? ये इसलिए किया था कि इमरजेंसी के दौरान जो गलत हुआ था उसकी जांच करने के लिए। और जो जेसी शाह हैं ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश थे। इनको इन्होंने क्या करा, इसका मेन बनाया, इसीलिए इसका नाम जेसी शाह आयोग कहा जाता है, इसको शाह जांच आयोग भी कहा जाता है। 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उसमें जो अति हुई थी, गलत हुआ था, जो कदाचार हुआ था, कानून का उल्लंघन हुआ था, सत्ता का जो दुरुपयोग हुआ था, इसको समझने के लिए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसके लिए आयोग बनाया गया था। आयोग ने क्या करा, जितने भी सबूत थे सब सबूतों को इकट्ठा किया, उसकी अच्छे तरीके से जांच की, हजारों गवाहों के इन्होंने बयान दर्ज करे, इंदिरा गांधी का बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनको कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये शाह जांच आयोग इसलिए बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत हुआ था लोगों के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए, सत्ता का दुरुपयोग किया गया खुलेआम, यानी जो उनके पास पावर थी उसका खुलेआम दुरुपयोग हुआ। लोगों के साथ इन्होंने जातियां करी, लोगों को जबरन जेल में डाल दिया गया, उनको आंदोलन करने की कोई अनुमति नहीं थी। ठीक है, 676 जो नेता थे विपक्ष के उनको गिरफ्तार किया गया। तो आप सोचो कितने बड़े लेवल पे गिरफ्तारी हुई, लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई। नसबंदी कार्यक्रम भी इन्होंने इसी टाइम शुरू कर दिया। ठीक है, नसबंदी में क्या था, ये होता था कि लोगों को वैसे जागरूक करना चाहिए था, लेकिन ये जबरन करा देते थे ताकि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। जबरन नसबंदी कराई गई। दिल्ली में जो झुग्गियाँ थी, रातों रात झुग्गियाँ उजाड़ दी गई। ठीक है, लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों की तो जेल में भी मौत हो गई थी। ये सब हुआ। अखबारों के जो दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, ठीक है, संजय गांधी वो सरकार के काम में दखल अंदाजी दे रहे थे बहुत ज़्यादा, जबकि ये किसी पद पे नहीं थे, कोई पोस्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे थे, सरकार के काम में खूब दखल अंदाजी कर रहे थे। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। निवारक नज़रबंदी का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। लोगों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की भी कोई इजाज़त नहीं थी। ये गलत हुआ था इमरजेंसी के दौरान। पेपर में आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसको याद करके जाना है। ठीक है, आगे देखो, आपातकाल के सबक कि इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी खत्म हो गई, आपातकाल से अपने को क्या सबक मिलता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो सबक देख लेते हैं। ये पेपर में आता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना पेपर में पूछे जाते हैं वो आपको मैं साथ के साथ ही बताते जा रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको याद करना है। बाद में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, वहां तो कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप थोड़ा इन पे ज्यादा फोकस करें। देखिए, आपातकाल से हमको ये सबक मिला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है, भारत से लोकतंत्र नहीं जा सकता, ऐसा पता लगा। दूसरा, आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं लगाया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया था कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी चल रही है और ये जो है ये मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उसने इमरजेंसी लगा दी। लेकिन अब अंदरूनी गड़बड़ी बता के इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। कब लगाएंगे? केवल सशस्त्र विद्रोह में। मान लो देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, दंगे हो जाए बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, सरकारें उसको रोकने में असफल हो, तब इमरजेंसी लगा के सेना के जरिए से उसको रोका जा सकता है। ये नहीं कि कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो तुम इमरजेंसी लगा दो, ये ऐसा पॉसिबल अब नहीं है। ठीक है, दूसरा, आपातकाल की घोषणा उस समय क्या था, इंदिरा ने बोला राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने कर दिया। अब आपातकाल की घोषणा अगर होनी है तो उसके लिए, ठीक है, मंत्री परिषद जो हमारे कैबिनेट है, कैबिनेट से पहले सलाह करनी पड़ेगी, फिर राष्ट्रपति को लिखित में देना पड़ेगा कि भाई ये हम दे रहे हैं, इमरजेंसी लगानी है। जैसे पिछली बार हुआ था कि मंत्री परिषद को तो अगली सुबह पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, उनको तो पता ही नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा, अब ये होना चाहिए। फिर क्या है, नागरिक जो है यानी कि जनता जो है अब अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हो गई है, क्योंकि उसको पता लग गया है हमारे क्या क्या अधिकार हैं और सरकार ने किस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन करा था उस समय में। ठीक है, आपातकाल के बाद कई संगठन बन गए थे, मानव अधिकार से रिलेटेड भी कई सारे संगठन बने थे। तो ये तो हो गया हमारा इमरजेंसी के सबक। एक ये क्वेश्चन आएगा कि जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, ये समझना है। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं 1977 में
अब भाई इमरजेंसी लगी हुई थी 25 जून 1975 को, उसके बाद 18 महीने तक लगभग इमरजेंसी लगी रही, उसके बाद चुनाव कराए गए। तो जनवरी 1977 में चुनाव कराने का फैसला हुआ, सभी नेताओं को जेल से बाहर कर दिया गया। 1977 के मार्च में, ठीक है, चुनाव हुए और विपक्ष को तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय मिला नहीं, क्योंकि उनको 2-3 महीने का ही टाइम मिल रहा है उनको जेल से बाहर आए हुए। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी एक साथ मिल गई और जनता पार्टी बनाई। अब यहाँ पे क्या था, सारे नेता जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने समझ लिया कि इंदिरा इस बार सत्ता से जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी पूरे देश ने देख ली थी। तो सारी पार्टियों ने क्या करा, मिलकर एक साथ आ गए और इन्होंने एक पार्टी बना ली, ठीक है, गठबंधन पार्टी, जिसको कहा जाता है जनता पार्टी। अब ये जनता पार्टी में सारे नेता एक साथ हो गए। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण को भी नेतृत्व सौंपा, उन्हें भी बुलाया गया। कांग्रेस के कुछ नेता जो थे वो आपातकाल इमरजेंसी के खिलाफ थे, ठीक है। जो इंदिरा गांधी की पार्टी के लोग थे वो भी इमरजेंसी के खिलाफ थे, वो भी जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि उन्हें भी पसंद नहीं आया था। जगजीवन राम ने एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो जगजीवन राम ने ये जो पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में वो भी जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें पता था अलग से पार्टी बना के चुनाव लड़ने में फायदा नहीं है, साथ में फायदा है। पार्टी ने चुनाव प्रचार में इमरजेंसी के दौरान जो जो गलत हुआ था, जो जो ज्यादतियां हुई थी, वो जनता के सामने रखा कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने हमारे साथ गलत करा, नेताओं को जेल में डाला, लोगों को जेल में डाला, प्रेस सेंसरशिप लगाई, जो जो हुआ था वो सब इन्होंने जनता को बताना शुरू करा। जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और जनता पार्टी जो थी वो जीत गई। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि केंद्र में कोई ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार आई हो, ठीक है। इससे पहले जितनी भी सरकार थी सारी कांग्रेस की थी, चाहे वो नेहरू के समय हो, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, हमेशा जितनी भी सरकार थी वो कांग्रेस की थी। पहली बार ऐसा होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार आती है। अब देखो 1977 के चुनाव परिणाम को समझते हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस चुनाव हार गई, ठीक है। लोकसभा में 154 सीटें मिली, मात्र 154। कहां कांग्रेस 364 300 के करीब सीटें लाती थी, अब उसको 150 के करीब सीटें मिल रही हैं। वोट परसेंट देखें तो 35% कम वोट मिला और जनता पार्टी को कितने वोट मिले, 330 सीटें। सोचो आज तक भारत में कभी किसी भी विपक्षी पार्टी को या विपक्षी गठबंधन को 50 सीटें भी नहीं मिल पा रही थी, अब इनको 330 सीटें मिल गई। और अकेले जनता पार्टी को देखें तो 295 सीटें मिली, यानी कि जनता पार्टी को 295 सीट मिली, प्लस उनके सहयोगी जो थे, जो भी गठबंधन में थे, उन सब की मिला के 330 सीटें हो गई। उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सही से नहीं बन पाया। ये जो है ये अपना उत्तर भारत है। उत्तर भारत में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था, बिहार इनके हाथ से चला गया, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहां पर इनको एक भी सीट नहीं मिली, ठीक है, एक सिंगल सीट इनको इन जगह पे नहीं मिली। कांग्रेस को राजस्थान में और एमपी में यानी मध्य प्रदेश में सीट मिली, वो भी मात्र एक सीट मिली। सोचो कांग्रेस कितनी ज्यादा सीटें लाती थी, यहां पे उसका बिल्कुल बंटवार हो चुका है, ठीक है। अब एक बार इस मैप को ना बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ध्यान से इस मैप को देखो। ये जितने भी आपको डार्क कलर में राज्य दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे वो राज्य हैं जहां पे जनता पार्टी आई है, ठीक है। आपको राजस्थान में एक सीट दिख रही होगी, एमपी में एक सीट दिख रही होगी, इधर बाकी सारे राज्यों में लगभग कांग्रेस जो है साफ हो गई है। लेकिन ये जो येलो वाला पार्ट है ये कांग्रेस का है, ठीक है। लेकिन अगर आप साउथ में देखोगे, दक्षिण भारत में देखोगे, तो यहाँ पे आपको कांग्रेस दिख रही है, पर नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में कांग्रेस जो थी वो बिल्कुल साफ हो चुकी थी 1977 के चुनाव में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और समझो कि ये तो हमने रिजल्ट देख लिया। अब सोचो इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और वो यहाँ पे हार चुकी हैं। संजय गांधी जो थे अमेठी से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ये भी हार गए। और महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कांग्रेस जो थी वो कई सीटें जीती, ठीक है। यानी साउथ की तरफ जाओगे तो वहां पे फिर भी कांग्रेस जीती। उत्तर भारत का जो मध्य वर्ग था वो कांग्रेस से बिल्कुल दूर जाने लगा, उसने बिल्कुल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आपातकाल की जो हिंसा थी इसका नतीजा था 1977 का चुनाव का परिणाम, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी ने गलत करवाया था उसी का रिजल्ट उसको मिला कि उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया। जनता पार्टी ने सरकार बनाई,
पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई, पूछा जाएगा पेपर में, तो आपको बताना है कि पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब आई। ठीक है, अब देखो 1977 का चुनाव जो था जनता पार्टी जीत गई, लेकिन उसमें तालमेल नहीं था, क्योंकि इसमें ना मतलब अलग अलग पार्टियों के लोग थे। खूब सारी पार्टियां जब मिलती है तो तालमेल तो रहता नहीं, क्योंकि सबकी विचारधाराएं जो होती है वो अलग होती है। अब यहाँ पे लड़ाई होने लगी पीएम के लिए कि भाई पीएम कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। एक तरफ थे मोरारजी देसाई। अब आपने अगर इससे पहले के चैप्टर बहुत ध्यान से देखे हो, बहुत ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था जब नेहरू जी की मौत हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनना चाहते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया तो वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस समय भी मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, इसलिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हटी हैं तो फिर ये मतलब समझो इनका पुराना ही सपना था प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो ये कहाँ चुप बैठने वाले थे। मोरारजी देसाई कह रहे थे मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। अब चौधरी चरण सिंह जो थे किसान नेता, ये कह रहे थे नहीं भाई प्राइम मिनिस्टर तो मैं बनूंगा। इधर बाबू जगजीवन राम थे, ये कह रहे नहीं प्राइम मिनिस्टर तो मैं बनूंगा। अब ये तीनों आपस में लड़ने लगे कि भाई मैं बनूंगा। इनकी ये विवाद ऐसा चलता रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ, मोरारजी देसाई जीतते हैं, इनको प्राइम बना दिया जाता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब ये प्रधानमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, पर पार्टी में खींचतान जो थी वो वैसी ही बनी रही। ठीक है, और पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास कोई दिशा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। बस क्या है, ये किसी तरीके से इमरजेंसी के जो गलत हुआ था उसके कारण ये जीत कर आ गए, वरना कुछ काम वाम इनको करना नहीं है। जनता पार्टी कुछ समय बाद बिखर गई, क्योंकि सब अलग अलग थे। मोरारजी देसाई की सरकार जो थी वो 18 महीने चल पाई। बेचारे इतने समय से प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे थे, 5 साल अपनी सरकार को नहीं चला पाए, 18 महीने में सरकार जो थी गिर गई। अब दूसरी सरकार बनी, किसके समर्थन से, कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। अब देखो कांग्रेस ने क्या खेल करा यहाँ पे। कांग्रेस ने बोला कोई बात नहीं, चौधरी चरण सिंह भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, तो कांग्रेस ने कहा चरण सिंह को कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम क्या करते हैं आपको सपोर्ट कर देते हैं, हमारे पास भी तो भाई 154 के करीब सीटें हैं, हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। तो चरण सिंह ने बोला ठीक है। अब कांग्रेस ने इनको क्या करा, इनके साथ कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा गलत करा, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया समर्थन करके। लेकिन ठीक है, समर्थन करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन 3-4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब वापस से समर्थन ले लिया तो चरण सिंह की सरकार जो थी वो दोबारा से गिर गई। यानी 18 महीने के लिए बने मोरारजी देसाई, 4 महीने के लिए बने चरण सिंह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया गया इनको। फिर क्या होता है, मजबूरी में 1980 के जनवरी में लोकसभा के चुनाव दोबारा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो 1977 में चुनाव हुए हैं तो 5 साल तो सरकार चलनी चाहिए ना, लेकिन सरकार तो 5 साल नहीं चल पा रही है, पहले ही गिर गई। तो 1980 के बीच में ही इनको जनवरी में चुनाव कराने पड़े, और इस चुनाव में जनता पार्टी जो थी वो बुरी तरीके से हार गई। कांग्रेस वापस से इंदिरा गांधी वाली 353 सीटें ले आई और बहुमत के साथ आई। मतदाता ने दिखाया कि जिस सरकार के अंदर, ठीक है यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, कलह, यानी जिस सरकार के अंदर कलह होती है तो मतदाता उसको क्या करते हैं, भारी दंड देते हैं। ठीक है, जो सरकार ऐसे काम करती है वो ऐसे ही गिरती है, यानी कि जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई। 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा हमारी राजनीति में आने लगा था। बिहार में ओबीसी आरक्षण को लेकर शोर मच रहा था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग बना दिया था। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार वही 1977 वाली सरकार जो 18 महीने चल रही है, उसने क्या करा था, ओबीसी के लिए एक मंडल आयोग बना दिया था, ओबीसी को आरक्षण के लिए। तो मंडल आयोग में आपसे पूछा जाता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनको शॉर्ट में आपको बीपी मंडल भी लिखा मिलेगा। ठीक है, बीपी मंडल। तो ये बीपी मंडल जो थे इनकी अध्यक्षता में बना था। इसका काम जो था वो पिछड़ी जातियों के बारे में जांच करनी थी और अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो इसने कहा था ओबीसी को 27% आरक्षण दे देना चाहिए, ये मंडल आयोग की सिफारिश में था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। लास्ट आप क्या करना है, एक बार इसको पढ़ लेना, रेल हड़ताल के बारे में। इसमें बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि रेल हड़ताल में एक व्यक्ति का नाम आता है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, वो है जॉर्ज फर्नांडिस। इनके नेतृत्व में क्या हुई थी, रेलवे के कर्मचारियों ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी थी। बोनस और
कुछ सेवा और कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ मुद्दे को लेके सरकार ने कहा था कि हम तुम्हारी इन मांगों को नहीं मानेंगे। बाद में ये हड़ताल कुछ समय के बाद वापस ले ली गई थी, ठीक है। लेकिन ये जॉर्ज फर्नांडिस का 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नाम याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा चैप्टर। अगर आपको जरा भी डाउट है ना, आप वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, आप कभी भूलोगे नहीं इसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।